और प्यारे बच्चों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं पेपर अच्छा गया होगा। जो मैंने वीडियो डाला था कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं अभी 2 दिन पहले, यदि आप उसको नोटिस करें तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कूलाम्स लॉ से एमसीक्यू बन सकता है। तो कूलाम्स लॉ से एक न्यू एमसीक्यू बना है डायरेक्ट ही। इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी एक क्वेश्चन है, गॉसेस थ्योरम वाले क्वेश्चन में अटैच कर दिया है कि स्फेरिकल के अंदर आप जो वो पोटेंशियल निकालते हैं, तो आप सबको पता था कि स्फेरिकल के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होता है, तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा। वो भी सीधा ही क्वेश्चन था। डी ब्रोगली वेवलेंथ, यदि मेरा वीडियो देखें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से भी क्वेश्चन है प्रोटॉन वाला। और यदि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैंने डाला था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैंने केवल नॉर्मल एडजस्टमेंट ही डाला था, क्योंकि मुझे उससे ही उम्मीद थी थोड़ी सी। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट से ही न्यूमेरिकल भी बोर्ड में दिया गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई कंसेप्चुअल बना सकता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी कंसेप्चुअल बनाया गया है। फॉरवर्ड रिवर्स बायस की करेक्टरिस्टिक कहा था, फॉरवर्ड रिवर्स बायस की करेक्टरिस्टिक भी आई हैं। और आपका मैंने कहा था डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस, वो भी आया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। और किरचॉफ्स लॉ पे न्यूमेरिकल है सीधा ही। बायोट सावर्ट लॉ की सेंटर वाली जो एप्लीकेशन बताई थी कि दो करिएगा सेंटर पे, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर या एक्सिस पर, तो सेंटर वाली उन्होंने दे दी है, वहाँ से भी है। डाया फेरो पैरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं। और ईएम वेव का देखिए यूजेस आया है कि दे दी है कि बताइए यहाँ पे कौन सी ईएम वेव यूज़ होती है, वो भी आया है। रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर वाला जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, उससे भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और एक आपका प्रिज्म फॉर्मूले पर भी है क्वेश्चन। और एक आपका मैंने बताया था इस पर डिफ्रैक्शन पर, डिफ्रैक्शन भी आया हुआ है। और एक आपका देखिए न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न पर मैंने जोर डाला था कि आएगा, आने के चांस हैं इसके, तो देखिए न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न भी आया है। और आपका आइंस्टीन से रिलेटेड भी एक कंसेप्चुअल है। और आपका कहा जाए तो और उधर कौन से चैप्टर रह गए, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस मैंने कहा था, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया है सीधा ही, वो भी आया हुआ है आपका। तो कुल मिलाकर पेपर अच्छा था, ख़राब नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा था पेपर। यदि कोई बच्चा पढ़ा है, थोड़ा कंसेप्ट में जाना ही पड़ता है, तो पेपर अच्छा था। और यदि आपने ये टॉपिक सही से करे हो तो अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। और ऑल द बेस्ट नेक्स्ट पेपर के लिए भी आपका उसकी तैयारी करिए। अब कुछ टीचर्स कह रहे हैं पेपर बहुत हार्ड था, पेपर बच्चे भी कह रहे हैं पेपर बहुत हार्ड था। देखिए फिजिक्स आसान नहीं होती है, फिजिक्स में जितना आप एंटर होंगे उतनी ही वो आसान बनती जाएगी। यदि आप ऊपर ही ऊपर तैरने की कोशिश करेंगे तो तैराकी नहीं सीख सकते। फिजिक्स में जितना डीपली जाते जाएंगे मज़ा आता जाएगा और आप पढ़ाई में अपने आप ही फिजिक्स में अंदर घुस जाएंगे। ऊपर से पढ़ाने से दिक्कत नहीं आता है क्वेश्चन कभी। फिजिक्स हमेशा ही थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, जब ही आपका वो हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा कि सीधा आज ही सर ऐसा कर दिया, ये कर लो वो कर लो, उस बेस पे जाना पड़ेगा आपको। आगे भी यदि आप कभी भी चाहे इंजीनियरिंग में जाएं, कहीं जाएं, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि कभी भी हमें ये नहीं कि बस रट्टाफिकेशन बोर्ड नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते कि रट्टाफिकेशन के रट लो आ जाएगा। उस टॉपिक की गहराई में जाना है हमें, उस टॉपिक को जितना गहराई से समझ लेंगे हम कामयाब हो जाएंगे। यहाँ कोई फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि अरे सर ये आएगा ही आएगा। हमने भी यदि कहा तो हमने भी ये कहा कि आ सकता है हमारे अकॉर्डिंग। और यदि आप वीडियो देखें तो उसमें साफ लिखा है, पहले सबसे पहले कहा है मैंने कि फिजिक्स में वैसे तो सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, मगर मेरे हिसाब से ये संभावित है और संभावित आया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपके सबके नंबर अच्छे आएंगे। ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी। और ठीक है, ओके बाय।